कर रहे हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम आप लोगों के साथ सन 2023 में जो आपका साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी इतने बेहतरीन ढंग से आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हैं, थोड़ा आपको दिखाना चाहते हैं, हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों के लिए चीज़ों को जो थोड़ी सी कठिन थी उनको और भी आसान कर दिया है, ताकि आपको जो थ्योरी पोर्शन है वो अच्छे से समझ में आ सके और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। देख सकते हैं आप सारों क्वेश्चनों को जो है हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये आप लोगों का कुछ एक ऐसा पेपर था जिसमें बहुत सारे बच्चों की बैक लगी हुई थी, तो आप लोगों को बस दो ही सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान देना है, साइंस और मैथ पर। इन्हीं में बहुत सारे छात्रों की बैक लगती है। और प्लीज़ आप इस पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इस पेपर से ज़रूर आपको कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो आपका फरवरी में होने वाला है। और एक चीज़ याद रखना, साइंस का पेपर देते वक्त आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा जाए, क्योंकि 1 घंटे के पेपर में अगर आप जैसे सामाजिक अध्ययन वगैरह के तरीके से अगर आप लिखना चाहेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इतना ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो चुंबक द्वारा अगर आपसे पूछा जाए क्या आकर्षित होता है, तो आपकी यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो उसमें से आप देखेंगे तो सबसे पहला है लकड़ी का बुरादा, या कांच का बुरादा, या लोहे का बुरादा, या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, जो आपकी चुंबक होती है वो लोहे वाली चीज़ों को आकर्षित कर सकती है ना, तो याद रखना लोहे का बुरादे को जो है ये चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि मिश्र धातु कौन है इन चारों में से। तो मिश्र धातु आपकी हो जाएगी इन चारों में से पीतल, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। आपसे कह रहा है डार्विनवाद संबंधित हैं, जो आपके डार्विनवाद साइंटिस्ट हैं ये किससे आपके संबंधित है। तो याद रखना ये आपके उपार्जित लक्षणों की वंशागति से, या अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग से, या जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति से, या योग्यतम की उत्तरजीविता से। तो याद रखना ये जो आपके डार्विनवाद हैं ये आपके योग्यतम की उत्तरजीविता से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद कर लेना कि डार्विनवाद किससे रिलेटेड है ये। तो याद रखना योग्यतम की उत्तरजीविता से। आगे 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रक्त के थक्का या रक्त के जो थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, तो किस कारण धीमी हो जाती है। तो याद रखना रक्त के थक्का बनाने की जो आपकी प्रक्रिया धीमी होने के पीछे का कारण आपका हो जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है। तो आपका 4 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर ऑप्शन आपसे ये कहता है, 5 नंबर क्वेश्चन एलिसा परीक्षण है। तो एलिसा परीक्षण जो आपसे अगर आपसे पूछा जाता है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका एड्स से संबंधित है। तो आप लोगों को एक बात जरूर विशेष ध्यान देना है कि जो आपके 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, कोशिश करके आप इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत ना होने दीजिए। अगर गलत भी होता है तो एक गलत हो जाए तब कोई बात नहीं, वरना 4 आपको 100% इसमें सही करना है, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान देनी है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भी आपके अतिलघुत्तरी प्रश्न पूछे गए थे उनको हम लोग समझते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चनों को। तो पहला छठा क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपके पेपर में कि आपके पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम लिखिए। तो चलिए देखते हैं पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम आपका क्या है। अब हम तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम आपका क्या हो जाएगा, युग लीना आपका हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपसे पूछा गया था कि रक्त वर्ग आपके कितने प्रकार के होते हैं आपके पेपर में। तो याद रखना रक्त वर्ग आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और चारों प्रकार के आप नाम भी लिख सकते थे, ए बी और ओ, ठीक है। तो याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 आपके पेपर में पूछा गया था कि जो भी आपकी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है उसमें कुल कितने आवर्त हैं और कितने वर्ग हैं, ठीक है। वर्ग और समूह का मतलब एक ही होता है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। तो जो भी आपकी मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी है उसमें आपके 7 आवर्त होते हैं तथा 9 समूह होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमेशा आपका सीधा होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद जरूर कर लेनी, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके बीटीसी के एग्जाम में रिपीट जरूर होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि
विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग किसे कहते हैं, उसकी हम लोग भाषा देखते हैं, परिभाषा क्या है। तो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण क्या है आपका, क्या कहलाएगा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। किसका? विद्युत ऊर्जा की जो है आपकी, उसका ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण आपका विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है या उसको कहते हैं। ठीक है, आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे, जो आपके पेपर में पूछा गया था कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, सर्वाहारी जंतु आपके कैसे होते हैं, जो आपके मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं, उन्हें हम लोग जो है सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे आप मनुष्य को ही ले सकते हैं, वो मांसाहारी भी चीज़ें खा लेता है और शाकाहारी भी चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप उदाहरण देना चाहते हैं तो एक उदाहरण ऐसे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब आपके लघुत्तरी प्रश्न यहाँ से चालू हो गए, जो आपके पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहले ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए देखते हैं, इसको हम इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे कि दोनों चुंबकीय और अचुंबकीय बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो उसमें आपका गलत नहीं हो सकता है, चुंबकीय और अचुंबकीय से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ आपको पेपर में अपनी हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो बस इतनी सी भाषा आपको लिखनी है, इसके उदाहरण आपको दे देना है, लोहे की छीलन हो जाएगी, सुई हो जाएगी, पिन आदि। अचुंबकीय पदार्थ का इसका जस्ट ही उल्टा कर देना है, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो गया रबर और पेंसिल आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग, क्या पूछा गया था आपसे। 13 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्या पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं, अगर आपको किसी प्रकार की चोट लगती है, अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपका प्राथमिक उपचार जो है किस प्रकार के होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है उसको समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में, यानी जिस समय आप अस्पताल पहुँचे हैं वहाँ पर अगर डॉक्टर मौजूद नहीं है तो उस समय जो भी वहाँ के जो भी सीखने वाले लोग होते हैं वो जो भी उपचार करेंगे उसी को समझ लीजिए आप हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्या कह रहा है कि आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के न आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है पेशेंट को, उसे हम लोग प्राथमिक उपचार कहते हैं। अब प्राथमिक उपचार वाले व्यक्ति में गुण आपके कौन कौन सी होने चाहिए, तो उसमें जो है क्रिया में तत्परता भी होनी चाहिए, उसका स्वभाव भी मधुर होना चाहिए और उसके अंदर कुशलता भी होनी चाहिए कार्य करने की। उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, मधुर स्वभाव होना चाहिए। 2 बार ये पॉइंट लिख गया है। फिर आपसे कह रहा है उसका वो कैसा होना चाहिए, काफ़ी सहनशील होना चाहिए, उसके अंदर सहनशीलता भी होनी चाहिए। यही प्राथमिक उपचार देने वाले व्यक्ति के अंदर गुण आपके होने चाहिए, बस आपको इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया था कि धातु और अधातु में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन आपके बीटीसी के एग्जाम में कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया। तो धातु और अधातु में आप लोग अंतर अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिख सकते हैं कि सभी धातु सुचालक होती हैं। क्या होती हैं, सभी धातुएं आपकी क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अधातु में आपको क्या लिख देना है, ग्रेफाइट तथा कार्बन के अतिरिक्त जो है सारी अधातु क्या होती है, कुचालक होती हैं। फिर आप दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, धातु के ऑक्साइड आपके क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड आपके अम्लीय होते हैं। तो 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट आपका देखते हैं क्या कहता है, धातु अम्ल के साथ लवण बनाते हैं, लेकिन जो आपके अधातु होते हैं ये अम्ल के साथ आपके लवण नहीं बनाते हैं। ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद हो गई। और थोड़ा एक लाइन और आप लोग लिख देना ताकि आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाए। एक लाइन आप लोग ये लिख देना, धातु आपकी पारदर्शी होती है। ठीक है, धातु आपकी कैसी होती है, पारदर्शी होती है। और अधातु जो है आपकी वो क्या होती है, पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों होती है। ठीक है, और एक पॉइंट हम आप लोगों को और अपनी तरफ से बता दे रहे, धातु आपकी ठोस होती है। ठीक है, और जो आपकी अधातु होती है ये आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होती है। ठीक है, तो आपको हमने 5 पॉइंट बता दिए। 5 में से जो भी आपको याद रहे पेपर में वो आप लोग लिख देना। फिर आपसे पूछा गया था कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम भी आपको समझते हैं कैसे समझना है। तो कह रहा है कि कूलाम का नियम आपको हेडिंग डाल लेनी है, फिर लिखना है 2 आवेशित कणों के बीच के
विद्यमान बल उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या आपके होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पिंड पर आवेश के गुणनफल की क्या होता है, सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। आपको इतनी डिफिनीशन बस इसकी याद कर लेनी है और इसमें आपको एक सूत्र भी लिख देना है। क्या लिख देना है, एफ व्युत्क्रमानुपाती आपका होता है Q1/Q2/R², ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4πε0 भी लिख सकते हैं और के आपका यहाँ पर क्या होता है, एक नेतांक हो जाएगा, ठीक है। तो आप कूलाम के नियम आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में कूलाम के नियम से संबंधित प्रश्न आपके पेपर हाई स्कूल इंटर में भी ये डिफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है, इंटर में। तो आप लोगों को याद रखना, कूलाम का नियम आपके पेपर में फिर से पूछा जा सकता है, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया था, देखते हैं पहले पेपर में आपके क्वेश्चन क्या था, नीचे लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा गया है कि अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्राविधियों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं आपकी कौन कौन सी प्राविधियां हो जाएंगी। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्यमान प्राविधियां। तो सबसे पहले आपकी हो जाएगी गुरुत्व पृथक्करण विधि, फिर आपकी हो जाएगी फेन प्लावन विधि, फिर आपकी हो जाएगी चुंबकीय पृथक्करण विधि, फिर आपका एक हो जाएगी निस्तापन, एक आपकी हो जाएगी भर्जन और एक आपकी हो जाएगी प्रगलन। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक एक लाइन इन सारी हेडिंगों के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थैलेसीमिया रक्त दोष के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 भी हम लोग समझते हैं। तो आपको थैलेसीमिया रोग की आपको हेडिंग डाल लेना है और इसके अंदर आपको लिखना है चेहरा पीला, सांस फूलना, भूख ना लगना, निरंतर ज्वर बना रहना यानी बुखार बना रहना, हृदय की गति अधिक, शरीर की आकृति छोटी और भौहों के बीच नाक का भाग चिपका होना आदि ये आपके किस प्रकार के रोग के प्रमुख लक्षण हैं, आपके थैलेसीमिया रोग के प्रमुख लक्षण हो जाएंगे। इसका परिणाम देखते हैं अब आपका क्या हो जाएगा। परिणाम आपका हो जाएगा ये कि खून की कमी और बालक का विकास रुक जाता है। किस रोग में, थैलेसीमिया रोग में। थैलेसीमिया से ग्रस्त बीमारी की मृत्यु जो है आपके 5 साल से 25 साल की उम्र तक हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद ये सभी रोग जो हैं आपके कम उम्र में आपके अकाल मौत के मुंह में धकेल देता है। अकाल मौत का भी कारण आपसे अगर पूछा जाए कौन है, तो थैलेसीमिया रोग के कारण जो है अकाल मृत्यु भी हो सकती है आपकी, ठीक है। तो ये जो है इसकी उम्र सीमा क्या है, 5 साल से 25 साल की उम्र तक की हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व आपके कौन कौन से हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि चौथे, 5वें तथा 6ठे आवर्त में वर्ग 8 के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व आपके क्या हैं, तो याद रखना चौथे, 5वें तथा 6ठे आवर्त में वर्ग आपका कौन सा 8 के तत्व आपके क्या कहलाएंगे, संक्रमण तत्व कहलाएंगे। सबसे पहले चौथे आवर्त में हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं संक्रमण तत्व, Fe, CO और Ni। इनके आपको परमाणु क्रमांक की संख्या भी लिख देनी है। फिर कह रहा है 5वें आवर्त में आपके क्या हो जाएंगे, Ru, RH, Pd। 6ठवें आवर्त में आपके क्या हो जाएंगे, OS, IR, PT, ठीक है। तो आप इनको भी याद कर लेना। मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व आपके किसको कहते हैं, 1 से 2 बार अगर आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन, क्योंकि ये भी आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें, सारे प्रश्न, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो भी आपके डीएलएड के छात्र हैं, जो भी मित्र वगैरह जो भी आपके साथ पढ़ते हैं, उनके पास ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर भेज देना कोशिश करके। और फिर अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरीके के आपको प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन हम जब तक आपका पेपर नहीं होगा प्रोवाइड कराते रहेंगे अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, बहुत ही आसान भाषा में।